हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट 3 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हेल्थ केयर फाइनेंस एंड बजटिंग मीन्स एक हेल्थ केयर सिस्टम में जो फाइनेंशियल सिस्टम होती है वो कैसे वर्क करती है, उनका बजट कैसे प्रिपेयर होता है, उनका फाइनेंस कैसे हैंडल होता है, उस चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक ऑफ हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स पैसे। ओके, तो कैसे हेल्थ केयर में पैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, वो चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हेल्थ केयर जो सोर्सेज होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो भी स्टाफ्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज़, जो भी कॉस्ट लग रहे हैं, जो भी मशीन्स है या जो भी हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ओके, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। इफ़ आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ रहा है तो वो क्या करेगा आपसे, आपका मतलब अगर उसको कोई बीमारी है तो वो केयर मांगेगा, मीन्स उसको ठीक करके उसको ट्रीटमेंट वो मांगेगा आपसे। तो अगर हॉस्पिटल उसको ट्रीटमेंट सप्लाई कर रही है तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल फॉलो होता है। मीन्स पेशेंट ने केयर डिमांड किया और हॉस्पिटल ने वो सप्लाई किया। ओके, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स क्या, जैसे कि जो भी चीज़ें हॉस्पिटल को चलाने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। ओके, उन चीज़ों की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे कि डॉक्टर्स, बेड्स, मेडिसिन्स जो कि होते हैं लिमिटेड्स होते हैं। एक हॉस्पिटल में 2 या 3 डॉक्टर्स ही होंगे, समथिंग 50 to 60 बेड्स ही होंगे, मेडिसिन्स भी उनकी लिमिटेड होंगी। तो यही सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आज हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। ओके, इफ़ जैसे कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स हम चूज़ करके पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हॉस्पिटल को बेनिफिट होगा कि उनका कॉस्ट कम लगेगा। मीन्स ज़्यादा हाई फाई मशीन से अच्छा छोटी मशीन पे ही वो ज़्यादा इफ़िशेंटली वो वर्क कर सके और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, तो उसमें हॉस्पिटल का बेनिफिट होता है और कॉस्ट कम लगता है। ओके, एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो इफ़ एक हॉस्पिटल में 10 आईसीयू के बेड है और 15 क्रिटिकल पेशेंट है, तो जो हॉस्पिटल का सीईओ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करेगा, जो पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत सीवियर है, उसको आईसीयू में पहले लेके जाया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, देन उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट या डीलक्स रूम में शिफ्ट किया जाएगा एंड देन दूसरे पेशेंट को सीवियरिटी के बेस पे लेके जाया जाएगा। मीन्स जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ट्रीटमेंट, उसका पहले ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे और बाकी के धीरे धीरे जिनका सीवियरिटी जैसे होगा उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा आईसीयू में। मीन्स यहाँ पे पेशेंट को निकाल नहीं दिया जाएगा हॉस्पिटल से कि बेड्स की कमी है, बट यहाँ पे बेड्स के साथ साथ पेशेंट को भी मैनेज किया जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, हॉस्पिटल का जो है वो बेनिफिट भी हो रहा है, मीन्स उसको वो 15 पेशेंट के पूरे ट्रीटमेंट के पैसे मिल रहे हैं, प्लस पेशेंट को भी बेनिफिट हो रहा है कि उसको टाइम पे और जहाँ पे वो आया है ट्रीटमेंट के लिए उसे वो ट्रीटमेंट टाइम पे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर। ओके, हेल्थ केयर में फाइनेंस जो होता है वो कैसे मैनेज होता है, मीन्स बजटिंग कैसी होती है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। ओके, बजटिंग में हम देखेंगे ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो बताता है कि कितना इनकम आया है और कितना एक्सपेंसेस हुआ है। इफ़ मैं एक मंथ का बजट बना रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, एक मंथ में मेरे पास कितने पैसे आए हैं, इनकम कितना हुआ है मेरा, और एक महीने में मेरे खर्चे कितने हुए हैं, मीन्स एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, पैसे गए कितने हैं। ओके, बजट्स के भी 3 टाइप होते हैं। ऑपरेटिंग बजट्स मीन्स ये बजट जो होता है वो डे टू डे का होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या होते हैं, सैलरीज होती है और मेडिसिन्स के खर्चे होते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग के स्टाफ है, नर्सिंग के स्टाफ है, मेडिकल के स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस है, एक्सरे टेक्नीशियंस है। इनकी सैलरीज जो होती है वो अलग अलग दिन पे शेड्यूल की जाती है, इनको 10 तारीख को, इनको 11 तारीख को, इनकी 12 तारीख को। तो ये क्या हो रहा है, डे बाय डे सैलरीज़ के पैसे जाने, और मेडिसिन जो है वो आज मेडिसिन मंगाया, 3 दिन बाद ख़त्म हो गई तो फिर से मंगाया, तो क्या हो रहा है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने एक बार बिल्डिंग खरीद ली, मैंने एक बार मशीन खरीद ली, अब ये सालों तक मेरे साथ रहेगी, बिल्डिंग जो है वो सालों तक मेरे साथ रहेगी, तो ये क्या हो गया, मेरा कैपिटल बजट हो गया, मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, कैश बजट, जिसमें क्या होता है, कैश कितना आया है और कैश कितना गया है वो हम उस बजट में मेंशन करते हैं, ताकि पता चले कि एक दिन में कितने खर्चे हुए और कितने पैसे आए हैं। ओके, ये 3 टाइप के हमने बजट देखे।
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अ हॉस्पिटल प्लान 10 लाख फॉर न्यू एक्सरे इक्विपमेंट कैपिटल एंड 2 लाख पर मंथ फॉर सैलरीज ऑपरेटिंग। ओके, मीन्स क्या होगा, एक हॉस्पिटल ने सोचा, उस हॉस्पिटल को एक्सरे मशीन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने प्लान किया कि 10 लाख रुपीज़ का एक्सरे इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन हम लेंगे। पर उन्होंने ये कॉस्ट भी निकाला उसमें से कि 2 लाख पर मंथ हमें उस जो एक्सरे इक्विपमेंट हम ले रहे हैं उसको जो मैनेज करेगा, जो हैंडल करेगा, उसकी सैलरीज प्लस वो एक्सरे इक्विपमेंट को जो भी मेंटेनेंस लगेगा, जो भी उसको केयर लगेगा, उसमें महीने का 2 लाख रुपए जाएगा। और जो भी बचे हुए पैसे होंगे, महीने के कितने इनकम आ रही है उससे, वो हॉस्पिटल के बेनिफिट में आएगा। समझ में आया? मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक एक्सरे मशीन जो लिया वो कैपिटल बजट में आ गया, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लिया, प्लस जो 2 लाख पर मंथ सैलरीज जा रही है वो हमारे ऑपरेटिंग बजट में आ गई। मीन्स क्या हो रहा है, डे टू डे एक्सपेंसेस, मशीन को आज मेंटेनेंस किया, फिर हफ्ते के दूसरे दिन मेंटेनेंस करेंगे, तो कैसे होगा, ये रेगुलर के खर्चे रहेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे कॉस्ट कंट्रोल। ओके, कॉस्ट को अगर कंट्रोल नहीं किया तो खर्चे बढ़ेंगे, अननेसेसरी जो खर्चे होंगे उससे क्या होगा, हॉस्पिटल को प्रॉफिट नहीं होगा। तो हॉस्पिटल क्या करते हैं, अननेसेसरी जो खर्चे है उसको कम करने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम देखेंगे। प्लस अगर वो खर्चे कम कर रही है तो उस पर उनको ध्यान देना होता है कि पेशेंट का केयर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मीन्स हम पैसे कम लगा रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट में कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, ट्रीटमेंट भी क्वालिटी वाइज प्रॉपर नहीं मिलेगी पेशेंट को। ओके, मेथड्स होते हैं नेगोशिएटिंग विद सप्लायर फॉर लोअर रेट्स। ओके, जो हमारे सप्लायर्स है, जो हमें मेडिसिन सप्लाई करते हैं, जो हमें हमारे इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, उनसे हम भावताल करते हैं कि ठीक है, हम आपको बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं, हर मंथ का ऑर्डर आपको मिल रहा है, तो आप थोड़ा पैसे कम करिए। तो इससे क्या हो रहा है, हम चीज़ें उनसे ले रहे हैं बट हम वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, भावताल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी सेविंग मेथड्स, एनर्जी सेविंग मेजर्स, जिसमें क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज लग रही, जैसे कि जहाँ की लाइट चालू रखनी है वहीं की लाइट चालू हो, मीन्स कहीं वॉशरूम्स वगैरह उसकी लाइट वेस्टफुली ऐसे चालू ना रहे। प्लस जो है हॉस्पिटल में प्रॉपरली विंडोज़ हो जहाँ से नेचुरल सनलाइट आए, ताकि दिन में लाइट्स की ज़रूरत ना पड़े, नॉर्मल लाइट से स्विच मतलब ये करके स्विच करके एलईडीज़ पे जाए, ताकि वो पावर कम ये करे, कम पावर ले, ताकि लाइट बिल्स बचे। हॉस्पिटल के रूफ पे सोलर पैनल्स हो, ताकि क्या हो, सनलाइट से हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। ओके, अवॉइडिंग ओवर यूज़ ऑफ टेस्ट और ड्रग्स, मीन्स जब जो मशीन की ज़रूरत है तभी वो मशीन ऑन हो, फुल डे वो मशीन ऑन ना रहे। प्लस जो पेशेंट को जिस मेडिसिन की ज़रूरत है उसे वही दी जाए, उसके आजू बाजू उसे और एक्स्ट्रा मेडिसिन ना दी जाए, ताकि अगर कोई अलग पेशेंट आ रहा है जिसको वो एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत है उसे वो मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाए। ओके, एग्जाम्पल, यूजिंग रीयूजेबल सर्जिकल गाउन इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल वन सेव 50,000 ईयरली। मीन्स क्या होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अगर हमने रीयूजेबल सर्जिकल गाउन्स, मीन्स जो गाउन्स होते हैं सर्जरी के टाइम यूज़ करते हैं, अगर हमने वो रीयूजेबल वाला यूज़ किया डिस्पोजल वन के जगह पे, तो क्या होगा, हम 50,000 पर ईयरली हम सेव करेंगे उसमें। मीन्स एक ऐसे गाउन्स होते हैं जो वन टाइम यूज़ ही होते हैं, और एक ऐसे गाउन्स होते हैं जो आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो। तो किस में हमें फ़ायदा है, रीयूज़ वाले में, जिससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट बचेगा। वन टाइम वाला यूज़ जो है वो हर बार आपको न्यू लाना पड़ेगा, जिससे आपके कॉस्ट बढ़ेंगे। ओके, देन हम पढ़ेंगे रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। ओके, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है, एक हॉस्पिटल में पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो होता है रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, जिसमें होता है बिलिंग, कोडिंग और रीएम्बर्समेंट। ओके, बिलिंग क्या होता है, ये एक इनवॉइस होता है, ये एक ऐसा डिटेल मतलब आपको मिलेगा कि पेशेंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, कंसल्टेशन फ़ीस कितनी है डॉक्टर की, पेशेंट के क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, पेशेंट की सर्जरीज कैसे कौन सी हुई है, कैसे हुई है, प्लस पेशेंट ने क्या क्या लैब में टेस्ट करवाए, वो सारी चीज़ें वो उस बिल में पेशेंट के लिखी हुई होगी। ओके, वो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। देन पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया है तो उसे कोडिंग दी जाती है, उस पेशेंट को एक कोड दिया जाता है। ओके, जो स्टैंडर्ड कोड्स होता है, जो आईसीडी और सीपीटी होता है। ओके, आईसीडी जो होता है वो एक डिजीज़ स्पेसिफिक पेशेंट को कौन सी डिजीज़ हुई है उस चीज़ों के बारे में बताता है, एंड सीपीटी जो होता है पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट दी गई है उस चीज़ों के बारे में बताता है। ओके,
ताकि ये जो कोड्स है जब वो इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को दी जाए तो वो कंपनीज उसे रीअश्योर करके उस हॉस्पिटल को या उस पेशेंट को वापस से पैसे पे करें। ओके, रीएम्बर्समेंट क्या होता है? पेमेंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और पेशेंट्स। अभी पेशेंट को बिलिंग करके दे दिया हमने, जिसमें कोडिंग्स भी अप्लाई कर दिए हैं। अब पेशेंट खुद से पे करेगा या फिर वो इंश्योरेंस कंपनी में वो सारी चीज़ें क्लेम करवाएगा और इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पेमेंट पे करेगी। ये होता है रीएम्बर्समेंट। मीन्स हॉस्पिटल ने जो ट्रीटमेंट दिया है उसके बेनिफिट में, उसके बदले में पेशेंट कितना पैसा दे रहा है, कंपनी कितनी पैसे दे रही है। ओके, उसको हम रीएम्बर्समेंट बोलते हैं। स्टेप्स क्या क्या होता है रेवेन्यू साइकिल में? एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उस पेशेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, प्लस अब उस पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। मीन्स उसे सर्विस दी गई, सर्विस प्रोवाइडेड की गई। अब वो डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट लिख के दिए कि आप ये टेस्ट करके आइए। जो टेस्ट के बाद पेशेंट को पता चला कि उसे ये डॉक्टर को पता चला कि उसे ये डिजीज़ है। डॉक्टर ने पेशेंट को बताया आपको ये डिजीज़ है, आपका ये ट्रीटमेंट होगा। मीन्स वहाँ पे पेशेंट को मेडिकल कोडिंग अप्लाई कर दी गई। स्पेसिफिक कौन सा डिजीज़ है तो ICD, और स्पेसिफिक कौन सा ट्रीटमेंट है तो CPT, जो हमने यहाँ पे देखा। ओके, देन क्या होगा? पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया। अब पेशेंट को डिस्चार्ज करवाना है तो पेशेंट का बिल जनरेट होगा। बिल जनरेशन में मेडिकल कोडिंग्स भी ऐड होगी, प्लस उसे कंसल्टेशन फ़ीस, क्या क्या टेस्ट करवाया, क्या क्या सर्जरीज करवाई, वो सारी चीज़ें ऐड होगी। अब पेशेंट क्या करेगा? उस बिल को क्लेम कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेगा। इंश्योरेंस कंपनी में वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बिल्स लेके जाएगा, उनको वो दिखाएगा कि मेरा ट्रीटमेंट इतने इतने का हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। अब क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? हॉस्पिटल को डायरेक्टली पे करेगी या फिर पेशेंट को पे करेगी। समझ में आया? मीन्स हॉस्पिटल को पेमेंट रिसीव हो जाएगा थ्रू पेशेंट या फिर थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। एग्जाम्पल में, एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए। मीन्स वो पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, डॉक्टर के पास वो गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट बोले, जिसमें वो डॉक्टर को पता चला कि उसे गॉल स्टोन है। मीन्स गॉल ब्लैडर में उसे स्टोन है। तो यहाँ पे क्या होगा? डॉक्टर ने उसे एक ICD कोड दिया गॉल स्टोन डिजीज़ का, और CPT कोड मिला। मीन्स कौन सा ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाएगा। लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी उसके साथ परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंट को मेडिकल कोडिंग्स मिल गए। अब जब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी हो गई, उसके बाद जब पेशेंट को डिस्चार्ज देना है तो उसका बिल क्रिएट होगा, जिसमें होगा 60,000, जो कि पूरा सब कंसल्टेशन फ़ीस, टेस्ट, सर्जरी, सारी चीज़ों को मिला के होगा। अब ये 60,000 का बिल वो पेशेंट क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी में पे करेगा, ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? हॉस्पिटल को पे करेगी। मीन्स हॉस्पिटल को रीएम्बर्समेंट पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ओके, ये था हमारा रेवेन्यू साइकिल का स्टेप्स। ओके, अभी हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो मैंने आपको बताया पॉलिसीज़, क्लेम्स, इंश्योरेंस, उसके बारे में। तो कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं? गवर्नमेंट, प्राइवेट और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड। मीन्स कौन से गवर्नमेंट इंश्योरेंस दी जाती है पेशेंट को? आयुष्मान भारत और ESIC कार्ड। ओके, प्राइवेट इंश्योरेंस कौन से होते हैं? स्टार हेल्थ, HDFC, एर्गो, एक्सेट्रा, ये सब प्राइवेट इंश्योरेंस है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ऐसा इंश्योरेंस जो क्या कर रही है? कंपनी प्रोवाइड करके दे रही है उनके कंपनी में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के ग्रुप को। मीन्स आप जैसे कि आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी में, तो उस कंपनी ने आपको इंटरव्यू के टाइम पे कहा गया कि आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस दी जाएगी। मीन्स आपके जो ग्रुप्स होंगे, आपके साथ जो लोग काम कर रहे होंगे, उन एक ग्रुप होगा जिनको वो कंपनी इंश्योरेंस अप्लाई करके देगी। ओके, अब हम पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे। तो कितने टाइप के पॉलिसीज़ होती है? इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। ओके, ये क्या होता है? एक इंडिविजुअल खुद के लिए, मीन्स सिंगल हेल्थ प्लान, खुद के लिए वो हेल्थ प्लान लेता है। देन फैमिली फ्लोटर प्लान, एक इंडिविजुअल अपने पूरे फैमिली के लिए वो हेल्थ प्लान ले रहा है। ओके, जिसमें क्या होगा? कभी भी अगर प्रॉब्लम आई किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो क्या होगा? उसे सारे पैसे मिल जाएंगे, और उसमें ये लिमिटेशंस नहीं होता है कि इनको ही मिलेंगे। मीन्स फैमिली के कोई भी मेंबर को कोई भी इशू है तो उसे वो इंश्योरेंस वापस मिलेगा। ओके, क्रिटिकल इलनेस प्लान, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसी पॉलिसीज़ होगी, ऐसे प्लान होंगे जिसमें आपको स्पेसिफिक जो उन्होंने डिजीज़ मेंशन किए, अगर उसमें से ही कोई डिजीज़ हुई है तो ही आपको वो
पॉलिसी मिलेगी। और इंश्योरेंस एंड पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस क्या होता है? हमारा एक ऐसा वे कि हमें कौन सा क्या क्या मिलेगा, वो नाम वगैरह होते हैं। और पॉलिसीज़ क्या होते हैं? वो एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको क्या पैसे कब मिलेंगे, आप मंथ में कितने पैसे पे कर रहे हो, क्या क्या कंडीशंस में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट टाइप में होता है आपके इंश्योरेंस का। समझ में आया? पेपर वर्क टाइप में। देन हमने देखा कैशलेस वर्सेस रीएम्बर्समेंट सिस्टम। मीन्स इसमें क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा पॉलिसीज़, जो पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में वो अपने बिल सबमिट करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो वहाँ पे उसे कैशलेस या फिर रीएम्बर्समेंट सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मीन्स वो पैसे डायरेक्टली हॉस्पिटल को या फिर वो पैसे पेशेंट को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्लेम के प्रोसेस। अब ये पेशेंट जब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करने जाता है तो वो प्रोसेस कैसे होता है? पेशेंट पहले हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, ओके, देन उसने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया कि मैं इस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, ये ट्रीटमेंट मेरे साथ होने वाला है, ये डिजीज़ मुझे हुई है। देन क्या होगा, सर्जरी और सारी चीज़ों के बाद जब उसे बिलिंग मिलेगी तो ये पेशेंट उस इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा, जिससे क्या होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी उस पेशेंट को कैशलेस ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटल को डायरेक्टली पैसे पे करेगी। समझ में आया? ये क्लेम प्रोसेस होता है। जैसे कि एग्जांपल में एक पेशेंट जो है वो उसके पास आयुष्मान कार्ड है, मीन्स आयुष्मान भारत के अंडर वो आ रहे हैं, तो उसे एक हॉस्पिटल में फ्री कैटरेक्ट सर्जरी मिल जाएगी। अब वो कौन सा हॉस्पिटल है? ऐसा हॉस्पिटल जो इस इंश्योरेंस कंपनी से अफिलिएटेड है, मीन्स इस इंश्योरेंस कंपनी से वो कनेक्टेड है। ओके, वो इसको मीन्स यहाँ पे वो इंश्योरेंस जो होगा वो चलेगा इस हॉस्पिटल में, तो उसी हॉस्पिटल में उसे फ्री कैटरेक्ट सर्जरी मीन्स आइज़ की सर्जरी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होते हैं? इनकम स्टेटमेंट, जिसमें पता चलता है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, एक महीने में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, एक महीने में हमारा इतना पैसा गया है, इतना पैसा आया है, तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पता चलता है। जैसे कि टोटल रेवेन्यू मीन्स पेशेंट के फ़ीस कितने आए हैं, फार्मेसी से कितने पैसे आए हैं, प्लस एक्सपेंसेस, सैलरीज कितनी गई है स्टाफ को, रेंट कितना गया है उस एरिया का, सप्लाइज़ क्या क्या लिए हैं तो जिसके पैसे गए हैं, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट और लॉस। कितने पैसे आ रहे हैं माइनस कितने पैसे गए हैं, उससे पता चलता है आपको कि आपके हॉस्पिटल को ये महीने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एग्जांपल 50 लाख का रेवेन्यू मीन्स इनकम आई है 50 लाख और 40 लाख के खर्चे हुए एक्सपेंसेस, 50 माइनस 40 क्या तो 10 लाख मीन्स हॉस्पिटल को ये मंथ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट, जो कि एक स्नैपशॉट होता है, एक बोलते हैं ना हम, छोटा सा ये होता है, ओवरव्यू होता है एसेट का, लायबिलिटी का और इक्विटी का। ओके, एसेट क्या होता है? हमारा प्रॉपर्टी टाइप हम बोल सकते हैं, मीन्स हमारे पास क्या है, कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग खरीद लिया तो वो एसेट हो गया मेरे लिए, मेरे पास वो बिल्डिंग है। मैंने एक घर खरीद लिया तो वो एसेट हो गया मेरे लिए। लायबिलिटी, मैंने वो घर अगर लोन पे खरीदा है तो वो लोन जो होगा वो लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी मीन्स कर्जे, ओके, मेरे पे कर्जा कितना है। प्लस इक्विटी मीन्स ओनर स्टेक, अगर मेरे घर में किसी 2-4 लोगों ने घर मिल के लिया है तो वो 2-4 लोगों में वो पैसे डिवाइड होंगे सारे, तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुमको ये घर का इतना एरिया मिलेगा, तुमको ये घर का इतना एरिया मिलेगा। ओके, एग्जांपल में अगर मैंने एक घर खरीदा है तो वो मेरे लिए एक एसेट हो जाएगा, बट वो घर मैंने अगर लोन पे ख़रीदा है तो वो लोन जो होगा वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगा, जो मुझे हर मंथ बैंक को पे करना है। प्लस जब वो लोन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जब घर मुझे मिलेगा तो वो मेरा इक्विटी हो जाएगा, मीन्स ओनर स्टेक, ओनर को क्या कितनी चीज़ें मिली है लायबिलिटी पे करने के बाद। समझ में आया? तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अगर मैंने घर ख़रीदा है तो मेरे पे कर्ज़ा कितना है, मुझे पे कितना करना है लोन, प्लस लोन पे करने के बाद जब वो घर मुझे मिलेगा तो वो जाके मेरा होगा, उतना एरिया उतना चीज़ मेरी होगी। ओके, एग्जांपल में अगर 1 करोड़ का एसेट है और लायबिलिटी 40 लाख की है, ओके, अगर एसेट 1 करोड़ है तो लायबिलिटी 40 लाख होगी और इक्विटी 60 लाख होगी। ओके, ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।